चलो कैसे में लाड लो, बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर जितने ही बच्चे देख रहे हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलो आज यहाँ पर जो क्वेश्चन है बेटा, आपको पता है कि हिंदी की जो पेडागोजी है बस 1-2 दिन में और क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद फिर हम सीधा साहित्य की बात करेंगे लगातार 8 दिन। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्वेश्चन की वार्ता को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लगातार क्लास है बेटा, 1 घंटे का समय मिलता है तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे अपन आज, देखना। चलो पहला प्रश्न ये रहा बेटा हिंदी की पेडागोजी का। पहले क्वेश्चन को समझना, आंसर मत देना, क्योंकि आप लोग ऐसे ही आंसर दोगे, तुक्के नहीं देना। अभी से तुक्के की आदत मत पाड़ो बेटा आप लोग, क्योंकि पहले समझ लो आप लोग। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। चलो यहां पर दिया हुआ है कि प्रत्यक्ष विधि का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, भारत, फ्रांस, जापान या फिर अमेरिका। तो प्रत्यक्ष विधि की बात हो रही है, जल्दी से जल्दी बताइएगा। हाँ बहुत बढ़िया। चलो अब यहां पर जो प्रत्यक्ष विधि है इसको बेटा सुगम विधि भी कहा जाता है। पहला पॉइंट यही आपसे पूछा जाता है, प्रत्यक्ष विधि को सुगम विधि भी कहा जाता है। इसके बाद यहां पर इसको बेटा प्राकृतिक विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे यहां पर प्राकृतिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या होता है, बिना व्याकरण के भाषा सिखाई जाती है। मतलब यहां पर बिना व्याकरण के जब भाषा सिखाई जाती है तो उसे कौन सी विधि कहा जाता है? तो उसे प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है, बिल्कुल। तो यहां पर याद रखना इसका प्रयोग, या यहां पर इसका सर्वप्रथम देश कौन सा था? तो 1901 में ये फ्रांस, किस देश में हुआ बेटा? फ्रांस में हुआ था। तो यहां पर याद रखना आंसर आपका क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? फ्रांस हो जाएगा। तो इसे यहाँ पे सुगम विधि, प्राकृतिक विधि, या एक और नाम लिख लो, इसे निर्वाध विधि भी कहा जाता है। बिना बाधा की विधि भी कहा जाता है, तो निर्वाध विधि भी कहा जाता है। लेकिन इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता, ये बात आप लोग याद रखना, क्योंकि इसमें यहाँ पर मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता। बाकी बिना व्याकरण के इसमें भाषा सिखाई जाती है। क्लियर है बात यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? तो यहाँ पर इस विधि का प्रयोग सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में हुआ था। तो अंग्रेजी भाषा में इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। और कहाँ हुआ था बेटा? तो 1901 में फ्रांस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़े। हाँ, क्वेश्चन का लेवल बेटा यही रहेगा, टेंशन मत लो, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अगला दिया हुआ है कि नॉर्मन ए क्राउडर, तो नॉर्मन ए क्राउडर द्वारा यहाँ पे प्रस्तावित अनुदेशन कौन सा है? तो देखो आपको पता होगा जो क्राउडर आपको दिया हुआ है, तो क्राउडर की यदि मैं बात करूं तो क्राउडर कहाँ मिलता है? क्राउड, भीड़ कहाँ मिलती है भैया? वृक्षों पे मिलती है। और जब वृक्षों पे भीड़ मिलती है तो याद रखना, वृक्षों पे भीड़ मिलेगी तो याद रखना उसे क्या कहा जाएगा? शाखीय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? देखो भीड़ कहाँ मिलती है भैया? शाखा पर मिलती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शाखीय अनुदेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाखीय अनुदेशन अभिक्रमित। शाखीय अनुदेशन अभिक्रमित यहाँ पे अभिक्रिया होती है। इसको यहाँ पे 1954 में किसने दिया था? तो नॉर्मन आ क्राउडर ने दिया था। किसने दिया था? नॉर्मन आ क्राउडर। तो नॉर्मन आ क्राउडर ने इसको दिया। इसका प्रयोग इन्होंने कहां पर किया था? तो इसका प्रयोग इन्होंने जो हवाई जहाज होते हैं, हवाई जहाज में जो वर्कर काम कर रहे थे उन वर्कर के लिए यहाँ पर इस विधि का प्रयोग किया। इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पर पहले पाठ पढ़ाया जाता है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि उसके एमसीक्यू किए जाते हैं। अगर आपसे बन जाए तो अगली स्टेज पे पहुंच जाओगे, अगर आपसे आंसर नहीं बन रहे हैं तो आपको यहाँ पे तत्काल उपचार दिया जाएगा उनकी समस्या समाधान के लिए। जैसे मान लो मैंने टॉपिक पढ़ाया संधि, अब संधि आपको आ गया तो ठीक है, एमसीक्यू में नहीं आया तो उसी पे फिर से वार्ता होगी, उपचार किया जाएगा, कहाँ कहाँ कठिनाइयां आ रही हैं। तो ये सारी चीजों की वार्ता किसने की थी भैया? तो नॉर्मन आ क्राउडर ने की थी। कब की थी? 1954 में। और विधि का नाम क्या था? तो शाखीय अनुदेशन विधि थी। कौन सी थी बेटा? शाखीय अनुदेशन विधि थी। क्लियर है बात? हाँ बिल्कुल। और रेखीय का यहाँ पर रेखी किसने दी थी? तो स्किनर ने दी थी। किसने दी थी बेटा? स्किनर ने। और ये किसने दी थी? क्राउडर ने दी थी। किसने दी थी? क्राउडर ने दी थी। ठीक है, चलो अगला यहां पर प्रश्न आता है कि भारत में भाषा प्रयोगशाला का निर्माण सर्वप्रथम दिल्ली विश्वविद्यालय में कब हुआ? तो भाई साहब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसका आंसर दीजिएगा। जब भी आपसे यहां पर पूछा जाएगा कि भारत में भाषा
प्रयोग या कह सकते हैं भाषा प्रयोगशाला का निर्माण सर्वप्रथम दिल्ली विश्वविद्यालय में कब हुआ? तो यहाँ पर याद रखना भाषा का प्रयोग करना है। और देखो भाषा का जब प्रयोग होगा तो यहाँ पे 3 शब्द आएंगे, 3 मतलब 3, अब 3 तो इन सब में है, लेकिन यहाँ पर एक साथ होगा 3 लोगों के साथ होगा। तो 1973 में कब हुआ था बेटा? तो 1973 में हुआ था। ये चीजें आप लोग याद रख लेना। हाँ बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है बेटा। और यहाँ पे जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइएगा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते तो बेटा यहाँ पर अंदर से एनर्जी नहीं आती। पता है, आप किसी भी यहाँ पे शिक्षक के साथ पढ़ रहे हो या यहाँ पर किसी भी क्लास को देख रहे हो, उसको लाइक और शेयर पहले कर दिया करो आप लोग, ठीक है। हाँ अगला यहाँ पे दिया हुआ है कि शिक्षकों द्वारा बालकों को अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास का अवसर प्रदान करना चाहिए। शिक्षा का कार्य प्रतिबंध नहीं वरन पथ प्रदर्शन है। यह परिभाषा किसकी है? मतलब शिक्षक द्वारा बालकों को अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास का अवसर प्रदान करना चाहिए, मतलब स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता यहाँ पर किसने दी थी भैया? तो यहाँ पे ये तो सबसे सिंपल प्रश्न है, जो स्वतंत्रता देने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे आपके? तो याद रखना यहाँ पर जो स्वतंत्रता देने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे आपके? तो फ्रॉवेल महोदय थे। कौन थे बेटा? फ्रॉवेल महोदय थे। तो फ्रॉवेल महोदय ने यहाँ पर क्या किया था? तो आपको पता होगा फ्रॉवेल ने यहाँ पर एक पद्धति दी थी, उस पद्धति का नाम बताइएगा। फ्रॉवेल ने कौन सी पद्धति दी थी? हाँ चलो, किंडरगार्टन पद्धति। हो आगे बढ़े बेटा। कल मैराथन है संविधान की, कल सामाजिक विज्ञान वालों की मैराथन है। जो भी आपके दोस्त यार हैं उनको बता दीजिएगा भैया कल की क्लास खतरनाक है। द्विभाषा पद्धति में क्या होता है? तो द्विभाषा पद्धति में यहाँ पर क्या होता है? मातृभाषा का तनिक भी प्रयोग नहीं किया जाता, मातृभाषा का बहुत अधिक प्रयोग होता है, कठिन शब्दों का प्रयोग होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये बताओ द्विभाषा में क्या होता है? एक तो मातृभाषा होगी, एक दूसरी भाषा होगी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जो आपकी भाषा होती है तो इसमें क्या होता है आपको यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्कुल देखो, कठिन शब्दों का अर्थ बताने के लिए, कठिन शब्दों का अर्थ बताने के लिए मातृभाषा का प्रयोग होता है। द्विभाषा का यहाँ पर इसलिए प्रयोग होता है कि जो भी कठिन विषय वस्तु है, जो कठिन शब्दावलियां हैं, उनके प्रयोग के लिए यहाँ पर क्या होता है बेटा? मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे द्विभाषा पद्धति में क्या होता है? कठिन शब्दावलियों का अर्थ बताने के लिए, अपनी मातृभाषा में समझाने के लिए मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला यहाँ पर दिया हुआ है सूक्ष्म शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण कक्षा के आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा यहाँ पर शिक्षण की जटिलता को कम करने के वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि है। यह परिभाषा किसकी है? मतलब सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सब चीजों को कम करने वाली विधि है। यह कथन किसका है? तो ये बताओ सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण किसने दिया था? मैंने आपको बताया था सूक्ष्म शिक्षण के जनक किसको कहा जाता है? तो भैया एलन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एलन। ऐसे याद कर लो इसको कि सूक्ष्म शिक्षण जो है, छोटे से छोटा शिक्षण किस कोचिंग पे है भैया? एलन पे है। किस पे है? एलन पे है। क्लियर है बात? तो एलन यहाँ पर क्या, बच्चे छोटे बच्चे आते हैं उनको सूक्ष्म शिक्षण देते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी एलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी एलन। अगला प्रश्न बेटा समझना, अगला दिया है द्विभाषा पद्धति के प्रवर्तक कौन है? तो भैया द्विभाषा पद्धति के प्रवर्तक कौन है? ये तो सबसे सिंपल प्रश्न हो जाएगा आपका। तो द्विभाषा पद्धति में एक मातृभाषा होती है और एक यहाँ पर अपनी भाषा होती है। तो याद रखना एक त्रिभाषा भी होती है बेटा। तो त्रिभाषा में यहाँ पर एक क्षेत्रीय भाषा, एक अंग्रेजी और एक आपकी हिंदी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इसने दिया था आपका CJ डॉटसन ने दिया था। किसने दिया था? तो डॉटसन महोदय ने यहाँ पे द्विभाषा पद्धति को अपनाया था। बिल्कुल, यहाँ पे इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? कठिन शब्दावलियों को सरल बनाने के लिए अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। तो एक तो यहाँ पर अपनी भाषा होगी जो हिंदी होती है, राज्य की राजभाषा हो गई। एक यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा? तो एक आपकी क्षेत्रीय भाषा हो जाएगी। क्लियर है बात? अगला प्रश्न, अगला दिया हुआ किस शिक्षण विधि को पत्राचार शिक्षण पद्धति भी कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, लगा लो इसको, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। पत्राचार शिक्षण विधि किसे कहा जाता है? तो मैं यहाँ पर बता दूं, पत्राचार मतलब यहाँ पे जब आपके घर घर जाके पत्र पहुंच जाते हैं, घर घर जाके समाचार पत्र पहुंचते हैं, तुमको यहाँ आना पड़ता है कि न्यूज के लिए नहीं आना पड़ता? तो नहीं आना पड़ता। तो यहाँ पर याद रखना इसे क्या कहा जाता है? दूरस्थ शिक्षण विधि को पत्राचार शिक्षण भी कहा जाता है। ये चीज आप लोग लिख लो भैया कहीं पर, क्योंकि ये दूरस्थ पद्धति होती है इसे यहाँ पर पत्राचार पद्धति भी कहा जाता है। वर्ग 1 में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं? बेटा नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन सबके नंबर बढ़ेंगे, उसमें टेंशन मत लो आप लोग। अगला दिया हुआ है कि दल शिक्षण विधि के प्रमुख सोपान कितने होते हैं?
चलो भैया, दल शिक्षण विधि के सोपान आपको बताना है, तो जल्दी से जल्दी दल शिक्षण विधि के सोपान बता दो। हाउ। चलो, तो यहां पर याद रखना जो आपका दल शिक्षण होता है, हाँ, जो आपका यहाँ पे टीम मेथड होता है, तो दल शिक्षण की बात करें तो दल शिक्षण में यहाँ पर क्या होता है बेटा, 5 सोपान होते हैं। कितने होते हैं? 5 आपके सोपान होते हैं। आपसे पूछा जाए तो 5 सोपान कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इकाई का चयन। कौन सा होता है बेटा? तो पहला होता है आपका इकाई का चयन होता है, इसमें ये भी लिख लेना आप लोग। दूसरा इसमें यहाँ पर होता है सदस्यों का चयन, जो दल के सदस्य हैं, तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, सदस्यों का चयन होता है। इसके बाद यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो अगला होता है सदस्यों में कार्य का बंटवारा। तो अगला होता है सदस्यों के कार्य का बंटवारा, तो कार्य का यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, बंटवारा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैं यदि बात करूं तो अगला होता है पाठ की रूपरेखा। अगला होता है यहाँ पर पाठ की जो रूपरेखा होती है, पाठ की रूपरेखा के बाद यदि मैं बात करूं तो अंतिम बिंदु होता है यहाँ पर सभी सदस्यों की बैठक। तो यहाँ पर याद रखना विचार विमर्श वाली प्रक्रिया होती है। कौन सी होती है? विचार विमर्श वाली प्रक्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका दल शिक्षण होता है, दल शिक्षण यहाँ पर जो आपका होता है, इसमें क्या होता है, टीम वर्क काम करता है। पूरा यहाँ पे टीम रहती है, वो टीम में यहाँ पे काम किया जाता है। तो इसमें पहला होता है इकाई का चयन। किस इकाई के बारे में बात कर रहे हो? उसके सदस्यों का चयन, उसमें टीम में कौन कौन से सदस्य होने चाहिए, सदस्यों के कार्य क्या क्या होने चाहिए, पाठ की रूपरेखा तैयार करना और विचार विमर्श करना। तो ये सब 5 होते हैं बेटा आपके। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। हाँ सर, साहित्य और पत्र लेखन, निबंध लेखन, शब्द शक्ति करवा दीजिए। बिल्कुल बेटा, गद्यांश पद्यांश, हाँ गद्यांश पद्यांश करवा देंगे। हो सकता है आज रात 9 बजे गद्यांश पद्यांश में लगवा दूं आपको, ठीक है? गद्यांश पद्यांश का मामला खत्म। अगला दिया हुआ है यहाँ पर कि प्लेवे, तो यहाँ पर प्लेवे पुस्तक के लेखक कौन है? रायवर्न हो गया, हेनरी कॉल्डवेल कुक हो गया, या उपरोक्त दोनों, या यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं। चल हो गया। चलो, तो यहां पर याद रखना प्लेवे आपको दिया हुआ है। यहां पर प्लेवे मतलब खेल का जो रास्ता होता है। तो यहां पर आप ये बताओ खेल विधि किसने दी थी भैया? तो खेल विधि यहां पर किसने दी थी? कुक ने दी थी। किसने दी थी? कुक ने दी थी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कुक। लेकिन याद रखना एक और आता है आपका प्ले बे सामंजस्य। तो सामंजस्य जब आएगा तो वो रायवर्ण का हो जाएगा, क्योंकि रायवर्ण यहाँ पे सामंजस्य करता है। तो सीधा सीधा याद रखना यहाँ पर प्लेवे किसकी रचना है? तो कुक की रचना है। लेकिन यहाँ पर ये जो सामंजस्य सजेशन जो भी होते हैं, तो प्लेवे सजेशन ये दोनों मैंने इसलिए कराई क्योंकि देखो आपको दिया है प्लेवे, तो प्लेवे किसकी है बेटा? तो कुक की है। खेलेगा कौन? कुक खेलेगा। लेकिन यहां पर आपका प्ले वे सजेशन, तो यहां पे सजेशन या सलाह कौन देगा भैया? रायवर्ण देगा। अच्छा, इसको याद कैसे करना, इसको कभी नहीं भूलोगे। खेलता कौन है भैया? तो यहां पर याद रखना आपका कुक खेलता है। लेकिन सजेशन क्या मतलब होता है? राय ले रहे हो आप, सलाह ले रहे हो। तो राय किससे लोगे भैया? रायवर्ण से। सजेशन किससे लोगे? राय से। वरना राय ले लो वरना पछताओगे, तो रायवर्ण हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राय ले लो, सजेशन ले लो वरना पछताओगे। तो रायवर्ण क्या देगा? सजेशन देगा। क्लियर है बात? हाँ। अगला यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि किंडरगार्टन प्रणाली का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ था? तो किंडरगार्टन प्रणाली यहाँ पर किसने दी थी, किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर याद रखना किंडरगार्टन प्रणाली जो दी थी वो फ्रोवेल ने दी थी। किसने दी थी बेटा? फ्रोवेल ने दी थी। और यहाँ पर 1837 में दी थी। किसमें दी थी? 1837 में दी थी। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बात समझ में आ रही सभी को? अगला प्रश्न यहाँ पे देखना, अगला दिया हुआ है कि पठन संबंधी दोषों, कारणों और उनके उपचारों का अध्ययन करने वाले विद्वान थे। तो देखो पठन संबंधी दोषों का अध्ययन, उनके कारणों का अध्ययन, उनके उपचारों का अध्ययन करने वाले विद्वान कौन थे? तो भैया यहाँ पे एक दिया हुआ है ल्यूस जुड़,
मैजिल, इसके बाद यहाँ पे जॉन कॉटनडेगा। तो भैया यहाँ पर कौन थे, पहली बार सुन रहे होंगे तुम लोग, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी दोषों का, कारणों का, जो यहाँ पे दोष और कारण का उपचार करना है, उनको सही करना है, तो उनको सही करने वाले कब, पाठ संबंधी, जब पढ़ने संबंधी आपको दिक्कत आती है, या यहाँ पर पढ़ने संबंधी आपका उपचार करना है, तो पढ़ने संबंधी जब आप उपचार होगा तो भैया इसको कौन करेगा, इसको यहाँ पे मैजिल महोदय करेंगे। कौन करेंगे, बोलते नहीं भैया मैं ऐसा उपचार कर दूंगा वो आपको मैजिक लगेगा। कैसा लगेगा, ऐसा उपचार कर देंगे जो आपको मैजिक लगेगा। मैजिक लगेगा तो मैजिक से बन गया मैजिल। क्या बन गया बेटा, मैजिल बन गया। तो यहाँ पर याद रखना आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। बात समझ में आ रही सभी को, तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा सभी बच्चे, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगला यहाँ पे दिया हुआ है कि दूरस्थ शिक्षण में किसका विकास होता है। तो दूरस्थ शिक्षण में कल ही आपको बताया था, ये प्रश्न तो बेटा आपका सबका सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो दूरस्थ शिक्षण दिया हुआ है इसमें किसका विकास होता है। हाँ जल्दी जल्दी बताओ भैया। चलो हो गया, ये सबका सही होना चाहिए, कल ही बताया था बेटा। हाँ तो याद रखना दूरस्थ शिक्षण में ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोवैज्ञानिक, तो तीनों ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को घर बैठ के यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं, घर बैठ के उसको शिक्षा प्रदान होती है। अगला, दूरस्थ शिक्षा हेतु दिल्ली में इग्नू की स्थापना कब हुई थी। तो भैया इग्नू की स्थापना दूरस्थ शिक्षा के लिए बताना है, तो इग्नू की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से जल्दी बताएं। हाँ ये आंसर सभी बच्चों का आना चाहिए भैया। हाँ इग्नू की स्थापना बताना, इग्नू की स्थापना कब हुई थी। चलो देखो याद रखना, दूरस्थ शिक्षा हेतु दिल्ली में इग्नू, तो इग्नू की स्थापना कब हुई थी बेटा, तो यहाँ पर 85 में हुई थी। 1985 में यहाँ पर क्या हुई थी, इग्नू की स्थापना हुई थी। एक यहाँ पे बेटा प्रश्न समझना, स्कूल की भाषा, स्कूल की भाषा, ये पुस्तक है बेटा, ये यहाँ पर पुस्तक है, आपसे पूछी जाती है कि स्कूल की भाषा किसकी है, तो यहाँ पे लुइस की है। किसकी है, लुइस महोदय की है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ चुका है, स्कूल की भाषा किसकी पुस्तक है, तो लुइस महोदय की। अगला प्रश्न, किस विधि में शिक्षा का आरंभ उपनयन संस्कार के साथ होता है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी विधि है जिसमें शिक्षा का आरंभ उपनयन संस्कार के साथ होता है, जल्दी से जल्दी बताइएगा। हाँ उपनयन, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना बेटा, जब भी उपनयन शब्द आएगा तो पाठशाला पद्धति लगा देना। कौन सा आएगा, पाठशाला पद्धति में यहाँ पे उपनयन संस्कारों का प्रयोग होता है। अगला यहाँ पे दिया हुआ है, रेखीय अविक्रमित अनुदेशन में पदों को प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो रेखीय किसने दिया था भैया, स्किनर महोदय ने दिया था। किसने दिया था, स्किनर महोदय ने दिया। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आपको देना है। हाँ बिल्कुल भैया, रेखीय अनुदेशन। हाँ चलो जल्दी जल्दी बताइएगा बेटा। चलो देखो यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था, तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन होता है, उसको बेटा 4 आधारों में बांटा जाता है। कितने आधारों में, 4। सबका सही है इस बार। हाँ वर्ग 2 में हिंदी कितने नंबर की आएगी, 120 की आएगी बेटा, उसमें 20 नंबर का ये आएगा। ठीक है, काव्य शास्त्र की क्लास चाहिए, ठीक है भैया काव्य शास्त्र ले आएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, काव्य शास्त्र कल से ही पढ़ा देंगे। हर्बर्ट स्पेंसर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है। तो भैया क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो क्रिया प्रसूत के सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि मानी जाती है, जल्दी से जल्दी बताइए। क्रिया प्रसूत के सिद्धांत पर यहाँ पे कौन सी विधि मानी जाती है। देखो यहाँ पर आप लोगों ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो क्रिया प्रसूत के सिद्धांत में यहाँ पर क्या होता है बेटा, स्किनर महोदय आते हैं,
एक यहाँ पर चूहे पर प्रयोग करते हैं क्रिया प्रसूत के सिद्धांत पर। तो सीधा सीधा याद रखना, उसमें सूक्ष्म शिक्षण विधि में भी प्रयोग होता है और एक ही अभिक्रमित अनुदेशन में भी प्रयोग होता है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, उपरोक्त दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत होता है वो सूक्ष्म शिक्षण और एक ही अनुदेशन दोनों में इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, क्या सूक्ष्म शिक्षण की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं, निम्न में से कौन सी एक 3 में शामिल नहीं है, अवबोध, ज्ञानार्जन, कौशल या अंतरण। तो कौन सी एक शामिल नहीं है, तो यहाँ पर याद रखना, देखो ज्ञानार्जन होती है, कौशल का अर्जन होता है, अंतरण होता है, लेकिन अवबोध नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, ये। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, ज्ञानार्जन, कौशलार्जन और अंतरण। कौन सी नहीं होती है, तो अवबोध नहीं होती है। इन तीनों के अलावा कोई भी आएगी वो नहीं होगी, ठीक है। वर्ग 1 निकल गया, उसका वर्ग 2 तो निकल ही जाना है। प्रत्यक्ष विधि में जिन आधारभूत कौशल या लोगों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है वह कौन सा होता है। तो लोगों को सीखने का पर्याप्त अवसर बेटा किसमें मिलता है, तो याद रखना पर्याप्त वहीं होता है जहां हम फ्रीडम होते हैं। एक बार स्टार्ट किया बोलना उसके बाद बंद नहीं होते हैं। तो सुनना और बोलना, तो यहाँ पर याद रखना सुनना और बोलना ये क्या होता है, फ्रीडम होता है। तो आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बेटा समझना कि भारत में अभिक्रमित अनुदेशन विधि सर्वप्रथम कहां पर शुरू की गई थी। तो अभिक्रमित अनुदेशन जो विधि है बेटा सर्वप्रथम कहां पर शुरू की गई थी, तो मैंने आपको बताया था इलाहाबाद में। सबसे पहले कहां शुरू की गई थी, तो इलाहाबाद में शुरू की गई थी। अगला यहां पर देखना, आपको दिया हुआ है व्याकरण अनुवाद विधि के अंतर्गत निम्न में से कौन से 2 कौशलों का विकास होता है। तो व्याकरण अनुवाद जब होगा तो व्याकरण अनुवाद में क्या होता है, यहाँ पर एक तो पढ़ना एक लिखना, दोनों चीजें होती हैं बेटा। तो यहाँ पर याद रखना क्या हो जाएगा, पठन व लेखन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठन व लेखन। अगला यहाँ पर दिया हुआ है आपसे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत में अभिक्रमित अनुदेशन विधि सर्वप्रथम, तो ये तो हो गया इलाहाबाद हो गया आपका। अगला यहाँ पर दिया हुआ है व्याकरण अनुवाद विधि के अंतर्गत, तो ये भी हो गया आपका। अगला दिया हुआ भाषा शिक्षण की निर्वाध विधि है। तो बेटा ये तो मैंने पहला ही क्वेश्चन कराया था, सबको समझ में भी आ गया होगा। पहला क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे इसका उत्तर दे सकते हो। आज बेटा साइंस की पेडागोजी की क्लास है रात में 8 बजे, सॉरी साइंस 120 नंबर की आएगी, उसमें 20 नंबर की पेडागोजी रहेगी, ठीक है। चलो तो यहां पर याद रखना ये विधि कौन सी होती है बेटा, प्रत्यक्ष विधि होती है। जैसे अनुवाद विधि या यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि को निर्वाद विधि भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा यहाँ पे अनुकरण करके दूसरी भाषा को सीख लेता है। इसमें बिना व्याकरण के भाषा सिखाई जाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा, प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो याद रखा फ्रांस में हुआ था, अंग्रेजी भाषा में हुआ था। क्लियर है बात। चलो ये बेटा यहाँ पे अगला प्रश्न है, मुंबई क्षेत्र में प्रत्यक्ष विधि का प्रसार करने वाले विद्वान कौन थे। तो मुंबई में प्रत्यक्ष विधि का प्रचार प्रसार किसने किया था, तो आपसे पूछा जाएगा मुंबई में इसका प्रचार प्रसार किसने किया था। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुंबई में क्या है, बोला सर यहाँ पे फ्रिज मिलता है, तो फ्रेजर हो जाएगा। मुंबई महाराष्ट्र में क्या होता है, तो फ्रिज, फ्रिज मतलब फ्रेजर। तो फ्रेजर ने यहाँ पर क्या किया था, प्रत्यक्ष विधि का प्रचार प्रसार कहाँ किया था, मुंबई में किया था। सर टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता, बेटा नोटिफिकेशन किसी भी क्लास का टेलीग्राम पर नहीं डालते। आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो वहां पर आपको बिल्कुल मैसेज आ जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। साहित्य की मैराथन आएगी बेटा 4-5 घंटे की, लेकिन रुक जाओ एडमिट कार्ड आने दो क्योंकि आप भूल जाओगे। वो मैराथन स्पीड फास्ट मतलब सुपर फास्ट के रूप में आएगी। अगला, वेल्स देशीय विद्वान सीजे डॉटसन महोदय द्वारा प्रतिपादित शिक्षण विधि कौन सी है। तो डॉटसन ने कौन सी विधि दी थी, अभी तो बताया था बेटा डॉटसन। तो डॉटसन के द्वारा यहाँ पर कौन सी विधि लाई गई थी, तो सीधा सीधा यहाँ पर याद रखना डॉटसन महोदय ने कौन सी विधि दी थी बेटा, हाँ डॉटसन महोदय। चलो तो कौन सी पद्धति दी थी, द्विभाषा पद्धति दी थी। कौन सी, द्विभाषा पद्धति दी थी, डॉटसन ने दी थी। क्लियर है बात। चलो नोट डाउन कर लीजिएगा सभी बच्चे। हाँ अगला यहाँ पे प्रश्न ये रहा, प्रत्यक्ष विधि में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सभी लोग थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को करना कि अनुवाद का सहारा लिया जाता है, नहीं भैया चित्र या शैक्षणिक सामग्री का प्रयोग नहीं होता है। व्याकरण के नियम पर बल दिया जाता है, बिना व्याकरण के सिखाया जाता है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत।
बालकों को अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। तो बालक क्या करता है इसमें, अनुकरण के माध्यम से या यहाँ पे चीजों को देखकर दूसरी भाषा को सीख लेता है, अनुकरण करके दूसरी भाषा को सीख लेता है। क्लियर है बात? हाँ, दोनों पार्ट साथ साथ में आएंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय प्रतिमान के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण में यहाँ पर पुनर्नियोजन के लिए, तो पुनर्नियोजन के लिए निर्धारित समय क्या होता है? तो पुनर्नियोजन के लिए जो निर्धारित समय होता है बेटा वो होता है यहाँ पे 10 से 15 मिनट होता है। इसको तो सीधा रट लो बेटा। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि पुनः नियोजन यहाँ पे भारतीय मूल के अनुसार या भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार कितना होता है, तो 10 से 15 मिनट का होता है। अगला, ये लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे। 1969 में यहाँ पर एलेन, तो यहाँ पर एलेन तथा रियान के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण कुल कितने सिद्धांतों पर प्रतिपादित किया गया? तो यहाँ पर कितने सिद्धांतों पर प्रतिपादित किया गया? तो बताया था आपको बेटा 5। कितने? 5। तो आशा करता हूं कि सबको यहाँ पर चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी यहाँ पर इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। आज रात 8 बजे बेटा क्लास है साइंस पेडागोजी की, 9 बजे हिंदी का गद्यांश पद्यांश होगा। आज रात 9 बजे, याद रखना बेटा, आज रात 9 बजे। क्लियर है बात? चलो तो बेटा मिलते हैं फिर 8 बजे और 9 बजे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले ताकि आपके पास यहाँ पर इसकी पीडीएफ आ जाए। और यहाँ पर इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, प्रदीप सर डैश हिंदी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बोलिए भारत माता की जय।